गुरु भाई कल्पित जी, आदरणीय भाई प्रमोद शर्मा, खुशी जी, विजय सिंह जी और इस कार्यक्रम के दूल्हे राजा किशन प्रणय सबका मैं सम्मान करता हूँ और सबको स्वागत करता हूँ। और हमने आज किशन की किताब को विमोचन किया और इसके बाद में आप लोगों से मिलने का भी एक अवसर दिखा, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। आप किताब के बारे में ज़्यादा बात तो आपने कल्पित जी करेंगे, प्रमोद जी करेंगे, कभी खुशियों की बात करेंगे, तो चीज़ें रहेंगी, लेकिन कुछ विचार इस किताब में प्रकट करने की मैं चाहता हूँ आपसे। जब हम इस किताब की बात करते हैं किशन की पढ़ेगी कैसी, तो असल में इसको उन्होंने कहा उपन्यास का कृष्ण जी ने फिर कहा कि आत्मव्याख्यात्मक वो है काफी है। मैंने कहा कविता समुच्चय कविता की इच्छा है, कुछ श्रृंखला है एक थीम के ऊपर, तो प्रेम के विभिन्न दृष्टिकोण, विभिन्न नजरिए, विभिन्न अनुभूतियाँ एक चीज का संगीत होकर किस तरह आती है, तो उसका ये प्रमाण इस किताब में मिलता है। बाकी चीजें तो भूमिका लिखी है, मैंने लिखी है, किसी ने लिखी है, पढ़ी थी सब किताब में। जैसा अलग अलग कुछ चीजें प्रासंगिक अगर हम चाहें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में सवाल आता है कि इस भयंकर व्यक्तिगत युग में जहाँ तकनीक और आप यात्रिकता और अपराधी जहाँ किसी समय किसी पास नहीं है, सिवाय अपने मतलब के किसी का समय नहीं है, तो घोर अंधी दौर के इस युग में अगर कोई कवि एक कथ्य और थीम को लेकर कुछ कविता कैसा करता है, पूरी किताब लिखता है, तो उसका कुछ लोगों को लगता है कि कोई अपवाद है, ऐसा क्या है। तो मुझे लगता है कि इस घोर अपराध के युग में लंबी कविता लिखना बड़े धीरज का काम है और उसको पढ़ना वो ज्यादा धीरज की बात करता है। और हमें इस बात की खुशी है कि इस नए कवि ने इस भयंकर अपराध युग में भी प्रेम जैसे संवेदनशील मुद्दे को उठाया और अंत उसका निर्वाह करने की भरपूर और सफल कोशिश की है। इसके लिए मैं उसको बधाई दूंगा किशन को। वैसे पिछले 3-4 साल से किशन ने कुछ किताब लिखी है, विमोचन करवाया, चर्चा में मिलता है और पढ़ता लिखता समझदार आदमी है। मतलब नए लोगों में पढ़ने लिखने वाला समझदार लोगों की कमी है, उसमें एक किशन भी है जो पढ़ता भी समझता भी है और चीजों को उत्साह देता भी है और बड़ी बात उसकी दृष्टि को खुली हुई है और सकारात्मक है। तो ये मुझे लोगों से लगता है कि ये नया ये कभी आगे बहुत आगे जाएगा, सोचता समझता सजग रहता हुआ चला तो आगे जाएगा और कोटा संभाग में साहित्य में से आपको नए अच्छे राइटर की तलाश नहीं होगी आने वाले समय ऐसा सोचना है। और सवाल है कि इस घोर भौतिकतावादी युग में इस महाकाव्यात्मक या कविता समुच्चय की क्या प्रासंगिकता है, क्या महत्वता है। किताब रोज कविता आनी, किताब रोज आती है, विमोचन भी होती, चर्चा भी सब हो रहा है, लेकिन हमारे संदर्भ में इस किताब की आज के समय में आज दौर में क्या प्रासंगिकता है, उसका क्या महत्व है। तो मैं समझता हूँ कि इस जमाने में प्रेम तत्व की उदारता और व्यापकता और देखने सोचने समझने वाले लोग बहुत कम है। और क्योंकि किशन ने ऐसा पीड़ा उठाया है तो मेरे ख्याल से ये जोखिम से काम किया है और जोखिम लेने वाला आदमी आगे से आगे ही बढ़ता है। मैंने भूमिका कुछ चीजें लिखी तो आपकी नजर करता हूँ, थोड़ा बोलता हूँ प्रसंग के लिहाज से। हमारे जीवन में प्रेम का महत्व एक अनिवार्य तत्व के तौर पर तो है ही, लेकिन मौजूदा कालखंड में तकनीक के घटाटों में युवा पीढ़ी
कि प्रेम की सात्विक भावना और उसकी व्यंजना को शारीरिक आवश्यकता से जोड़ लिया गया है, जो किसी भी दृष्टिकोण से न तो स्वीकार्य है और न ही सामाजिक मान्यता के अनुकूल। ऐसे जटिल और असंबद्धता के माहौल में कवि कृष्ण प्रणय ने अपने स्तर पर प्रेम के स्वाभाविक स्वरूप, उसकी नैसर्गिक सहजता, सरलता तथा भाव भावना तरलता को रेखांकित करने का उपक्रम किया है। इस उपक्रम में युवा मन में सहज बोध और भावानुभूति के साथ प्रेम तत्व की व्यापकता, सघनता और संवेदनशीलता का प्रभाव बराबर सक्रिय दिखाई पड़ता है। और यह चीज भी साफ होती है कि कवि के तौर पर प्रेम को या किसी मैनिज्म या रूढ़िवाद के सहारे आंका नहीं गया है, बल्कि इसको प्रयत्न होनी चाहिए। और इस बात को लेकर हम किस्म की तारीफ कर सकते हैं। इस कृति में अगर वो दो से देखें बारीकी से, तो प्रेम या प्रणय का भाव तीन तरह से देखा जा सकता है। प्रेम या प्रणय जो वो इसका मूल तत्व नहीं है, केंद्र बिंदु में ना भी है सब, तो यह तीन तरह से आता है। प्रणय का जो भाव है, जो भावना है, जो की बोध है, तो एक तो तत्व के स्तर पर, दूसरा है तत्व के स्तर पर और तीसरा शक्ति के स्तर पर। तो तथ्य, सत्य और तथ्य इन तीनों बिंदुओं पर इस कृति का निभाव किस तरह से होगा, ये भी जरा आप देखें तो हमें कुछ नई चीजें मिलेगी। तो सबसे पहले जो मैंने पाया कि कृति के स्तर पर इसमें मानवीकरण, अमूर्तन, एब्स्ट्रैक्शन और मूर्तन, तो इन तीनों चीजों का एक के बाद कायांतरण, रूपांतरण, शब्दांतरण होता जाता है। और इस कोशिश में कवि का साथ उसकी भाव भी देते हैं, भावना देती भाषा देती है। इस कार्यात्मक तथा वस्तु अंतर वस्तु के उपादान, उपकरण, बिंब और प्रतीक सम्यक ढंग से भिन्न स्वरूप में उपलब्ध होते हैं। इसको हम आसानी देख सकते हैं। कृति के नजर से देखें तो उक्त काल समुच्चय में आध्यात्मिक, सांसारिक और संवेदनापरक धाराओं का संस्पर्श करने का उल्लेखनीय प्रयास भी मौजूद देखा जा सकता है। अगर हम इसे गौर से देखेंगे, ध्यान से बारीकी से, तो हमें चीजें समझ में आ सकती, पकड़ना सकती है। सत्य की दृष्टि से देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि उक्त कार्यकृति में कवि का प्रेम तत्व पर ध्यान कल्पनाशीलता की सीमा को पार करके कल्पनातीत की हदों को पार करने तक सीमित रहता है। एक नए कवि के लिए यह सकारात्मक और रचनात्मक उपलब्धि का पर्याय माना जाना चाहिए। एक कविता का आप देख सकते हैं, उसके सबूत के तौर पर कवि कहता है इस जगह, मैं चाहता था एक नदी जो बहती तो मुझे काट कर बना लेती अपना ये रास्ता। मैं पहाड़ था और नदी जिंदा रखना चाहता था। मेरे लिए प्रेम का होना एक नदी जैसा था, पर मुझे अक्सर तालाब ही मिले, अपने ही पानी को सराते तालाब। मैं उन सराते तालाबों में कमल के साथ खेलना चाहता था, अपनी पवित्रता को छूना चाहता था, मगर पेड़ की डाल से महीनों जुड़े रहकर सूखने वाले पत्ते टूटकर गिर जाने से पवित्र क्या था? वास्तव में प्रणय यही था, जहां मैं अपने ही होने की पहचान होता था। प्रणय में मेरा ना होना मेरे होने से ज्यादा जरूरी था। मतलब ये प्रेम के भाव तत्व की को रेखांकित करता है। प्रेम या प्रणय की कोई भौतिक गुणों, संवेदनों और अनुभूतियों स्तर पर व्याख्यायित, रेखांकित और परिभाषित
करने के क्रम में कभी कुशन पढ़े अर्थ स्थिति का शिकार नहीं होता और न ही वह किसी प्रकार के अर्थ क्षरण से ग्रस्त दिखाई पड़ता है, और ये अच्छी बात है। दीर्घकाल श्रृंखला में प्रणय को विनष्ट करते हुए कभी इस बात की सतर्कता बढ़ता है कि वह कहीं स्थूलता की चपेट में न आ जाए और न ही किसी प्रकार के भदेशपन का शिकार बन जाए, और किशन ने इस बात का अंतर्भषक प्रयास किया है। ये कारण है कि मैं इस काव्य कृति की भाषा में बहुत सारी चीजें साथ मिल सकती है गौर से देखने पर, जैसे कि काव्य भाषा में भावुक तरलता है, कोमलता भी है, व्यापकता भी है, और दृढ़ता के तत्व इस भाषा में मिले मिले नजर आते हैं। और ये नए कवि की भाषात्मक उपलब्धि का उदाहरण माना जाता है। भाषा के तौर पर इतना सुलझाव कवि, कथित तौर पर इतना स्पष्ट दृष्टि वाला कवि अगर है तो वो सदर की होगा, और किशन प्रणय एक सदर कवि का रूप में अपना सामने आता है, हमारे अच्छी बात है। इसी क्रम में संस्कृत भाषा के उदाहरण के तौर पर लाइनें देखें आप, मैं खत्म करा बोल देते दर्पण लिखा है, उसकी बिखरी हुई उत्तेजना पसीने की बूंद की तरह थी, उसका रोम रोम से निकलना अपने अंदर एक वरदान समेटे था, उसका इकट्ठा होकर अपशिष्ट की तरह बाहर आना सब कुछ नष्ट कर सकता था। उसकी उत्तेजना फूल की पकड़ियों से आती हल्की खुशबू की तरह थी, जिसे आप उसकी वास्तविकता के साथ महसूस कर सकते थे। अगर उसे निचोड़ कर चित्र बनाया जाता तो उसकी उत्तेजना की तीव्र आपको वास्तविकता से बहुत दूर, कोसों दूर ले जा सकती थी, किसी उपकरण में दोहराए मत हाथ की तरह। इस कृति में हमें यह भी नजर आता है कि प्रेम के पुनरावर्तन और प्रणय तत्व की आवर्तिता के बावजूद कविता की भाषा में मौजूद लय, तर्क, बिंब और प्रतीक हमें कहीं से भी किसी भी नजरे से बोझिल नहीं लगते, और न ही ये कविता के मूल अर्थ में किसी तरह का अवरोध उत्पन्न करते हैं, और ये भी इस कवि की उपलब्धि ही मानी जाएगी, ऐसा मैं समझता हूँ। काव्य भाषा की प्रभावशीलता अर्थ में शायद संतोषी नजर आती है, प्रणयानुभूति के हिसाब से, और उसी के अनुसार काव्य भाषा की भंगिमा में आरोह अवरोह संभव होते हैं, और भाषा की कोमलता और पारदर्शिता भी कायम रहती है। उदाहरण के लिए एक कविता का पढ़ूंगा मैं आप सामने। लिखा है को कवि, प्रेयसी तुम्हारा विस्तार भी तो तुम्हारी हर जगह मेरी खोट भी है। क्या कभी तुमने दुख को चुना है? तुम्हारा स्वार्थ केवल सुखी रहना है क्या? एक विस्तृत नदी का जल पीने के लिए उसका जल हथेलियों में समेटा होना जरूरी होता है। फिर से पानी की सतह चाटने से क्या विरह की आस बुझती है? तुम्हारे विस्तृत प्रेम का आग्रह हवा बनकर मिट्टी को बस अपने साथ उड़ा सकता है, उसे पानी की तरह रंगकर भीगा नहीं सकता, उपजाऊ सतह नहीं बना सकता। उपजाऊ होने के लिए संकुचित होना जरूरी नहीं क्या? बिखराव कितना सजन संभाले हुए है बताओ। मुझे अपने अंदर पोषित करने से पहले मुझे अपने अंदर अंकुर होने देना। क्या
पंक्तियों को कथित अनुसार भाषा में डाला है और सजगता, सरलता, सुगमता इस काव्य कृति की एक खास पैगाम मतलब उजागर की है। और बाकी बातें वो करेंगे। मुझे आपको यहाँ बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। किशन का, प्रमोदी शर्मा का आप सबको मिलने का सौभाग्य बना, इसके लिए अपने आपको धन्य मानता हूँ और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया। धन्यवाद कुंदन माली जी। जिस तथ्य और सत्य की बात आपने कही, पाठक जब कविताओं का रमण करता है, प्रणयन करता है, तो उसके मन और मस्तिष्क पर पूर्व के भावों की अष्ट छाप रहती है। अष्ट छाप इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि दिशाएं 10 होती है। जमीन और आसमान पर निगाहें नीचे और ऊपर करनी पड़ती है, बाकी सब जगह अनुभूति का स्तर काम करता है। आपने बिल्कुल सही कहा। जिन प्रश्नों के माध्यम से ये काव्य संग्रह में अपने भाव पोषित हुए, ये काव्य उपन्यास या कथात्मक काव्य इन दोनों के बीच की यात्रा का काव्य है। वो इस माने में कि कविता का आरंभ भी प्रश्न से होता है और अंत भी प्रश्न से होता है, और यही प्रश्नानुकूलता इन दोनों नायक और नायिकाओं में, कुछ पन्ने नायक और नायिकाओं के हैं, बाकी के पन्ने भाव और संवेदना के। एक जगह भाव काम करता है प्रणय का, और एक जगह प्रणय उपस्थित होता है जब प्रेयसी से संवाद करता है। जो 2 कविताएं इन्होंने उद्धृत करी, आप हर एक लाइन के अंदर, हर एक पंक्ति के अंदर प्रश्न चल रहा है भाव के साथ। फिर जब समर्पण की बात आती है, वो भी आगे इसमें आएगी उद्धरण में कहीं ना कहीं, तो समर्पित करने पर भी प्रेयसी यही प्रश्न करती है कि जिस दलदल की और जिस पानी के अंदर सूखे हुए ठूंठ की बात आपने कही, तो क्या यही आपका विस्तार रहा? तो प्रणय का उत्तर रहता है कि समर्पण और संवर्धन होने के बाद भी क्या कुछ खालीपन रह जाता है? यही खालीपन हम ब्रह्मांड की हर एक कोणों के दृष्टि से देख सकते हैं। आखिर इस खालीपन में, क्योंकि मिट्टी को जब कोई चीज सोखनी होती है तो उसे सिकुड़ना पड़ता है, तभी जाके कोई चीज आती। वैज्ञानिक तरीके से भी कि नींबू की शिकंजी बनाने के लिए फुल पानी भर दो लबालब, लेकिन शक्कर डालोगे तो पानी का स्तर थोड़ा कम होगा, नमक सब चीजें डालोगे तो वो सिकुड़ के थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि हर एक पदार्थ के अंदर रिक्त स्थान होता है, और यही रिक्त स्थान इस प्रणय की प्रेयसी के अंदर प्रश्नों के रूप में उपस्थित होता है। और आगे की बात करने के लिए मैं आदरणीय श्री कृष्ण जी कल्पित जी को आमंत्रित करता हूं कि वह आए और अपनी बात कहें। कृष्ण कल्पित। पर उपस्थित विद्वजन और सभागार में उपस्थित कोटा के साहित्य प्रेमियों, सबसे पहले तो मैं युवा कवि कृष्ण प्रणय को उनके इस काव्य संग्रह जिसका आज यहाँ विमोचन या लोकार्पित किया गया, इसके प्रकाशन की विमोचन के लिए उनको बधाई देता हूँ। संयोग से इस कविता संग्रह की भूमिका लिखने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं जानता नहीं था कृष्ण प्रणय के बारे में। आजकल इतनी खराब कविताएं लिखी जाती हैं
इतनी अराजकता है कि उनको पढ़ना ही अपने आप में एक दुभर काम है। मेरे पास ऐसी चीजें आती रहती हैं, लेकिन जब मैंने किशन प्रणय की इस किताब को पढ़ा, इस कृति को पढ़ा, तो मैं चौंक गया कि आज ऐसे वक्त में कोई इतनी इंटेंस कविता भी लिख सकता है और धारा के विरुद्ध बहकर जो समकालीन शिल्प है कविता का, उसके विषय के विरुद्ध ही नहीं जाकर उस शिल्प के विरुद्ध भी जाकर के और एक जोखिम उठा करके एक कविता लिखना, तो वो फिर मैंने देखा कि किशन प्रणय के 3-4 किताबें आ चुकी हैं। ये हिंदी में लिखते हैं, हिंदी के बहुत संवेदनशील कवि हैं ये, और गद्यकार हैं। अपनी मालवी भाषा में भी ये सरस गद्य लिखते हैं। इन्होंने कोई उपन्यास लिखा है जो राजस्थानी का ही एक तरह से वो है। तो एक इनका कमिटमेंट जो समझ में आया कि एक युवावस्था में आदमी अपना रास्ता तय कर ले कि मैं साहित्य के इस लंबे और बृहद रास्ते पर जाऊंगा, तो उसकी तैयारी समझ में आती है कि ये ऐसे ही सोशल मीडिया की कवि नहीं है, ये सचमुच जीवन शैली में कवि बनना चाहते हैं। इनकी गहराई ने मुझे प्रभावित किया। इस कविता का प्रेम कविता इसको कहा नहीं गया है, प्रणय की प्रेयसी। प्रेम कविता एक विवादास्पद अवधारणा है। प्रेम कविता क्या होती है? मेरी दृष्टि में जितनी भी महान कविताएं हैं दुनिया की, जितनी भी अमर कविताएं हैं, वो सब प्रेम कविताएं हैं। निराला की सरोज स्मृति दुनिया की 10 शोक कविताओं में से जिनका शुमार किया जाता है, वो क्या बिना प्रेम के लिखी गई हो? बिना सरोज से प्रेम किए वो कविता लिख सकता है दुनिया? या माखनलाल चतुर्वेदी जब कहते हैं कि मुझे तोड़ लेना बनवानी, उस पथ पर देना तुम ठहर, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर हमें, तो ये क्या किसी देश से गहराई से प्रेम किए बगैर ये कविता लिखी गई है? तो क्या ये प्रेम कविता नहीं है? तो प्रेम कविता तो सभी कविताएं बिना प्रेम के अपने देश से, अपनी जाति से, अपनी परंपरा से, अपने उजास से अगर आप प्रेम नहीं करेंगे तो उसके बिना तो कोई कविता हो नहीं सकती। लेकिन फिर भी प्रेम कविताओं के संकलन प्रकाशित होते हैं और एक रूढ़ अवधारणा प्रेम कविताओं की बनी हुई है, और बहुत से कवि अपने प्रेम संकलन ही छपवाते हैं, पूरे की प्रेम कविताएं हैं। सबसे पहले तो उसमें एक कंट्रोवर्शियल और बात है विवादास्पद कि वो प्रेम कविताएं संबोधित किसको होती है। अगर आप अपनी प्रेयसी के लिए वो लिख रहे हैं तो फिर पाठक को क्यों बढ़वा रहे हैं? वो कविताएं संबोधित किसको है? एक अमूर्त प्रेयसी के बारे में वो कविताएं लिखी गई हैं और एक अमूर्त पाठक को आप पढ़ा रहे हैं। तीर निशाने पर लग रहा है कि पता ही नहीं है कहाँ जा रही है आपकी बात की। तो वो कंट्रोवर्शियल यहाँ पर उन्होंने फिगरेटिव चित्रकार की तरह प्रणय ने नाम लिया है। तो पहला तो इसका शीर्षक है, उसी में मैं सोचता रहा कि कुछ मामला तो अलग है, प्रणय की प्रेयसी। तो सीधा सा तो कोई ये समझ सकता है कि कवि का नाम किशन प्रणय है, तो उसने अपने आप को प्रणय के रूप में उपस्थित किया है और अपनी प्रेयसी के बारे में लिखा है। इसका एक रूढ़ अर्थ तो ये भी हो सकता है और यही होगा शायद। एक तो ये इंटेंस कविताओं पर बाद में बात करूंगा, और एक दूसरा अर्थ ये है कि प्रणय की प्रेयसी मतलब प्यार की प्रेयसी। यहाँ वैसे ही प्रेयसियों की कमी है, प्रेयसियां कहाँ से आएंगी? प्यार की नारायण सिंह भाटी जो है राजस्थानी सिंगोर कवि है, उनकी कविता है सुंदर खाने भूजा कीकर बाल पड़े हो, जिनकर दुर्लभ सवारी थाली उनकर खेत पड़े हो।
जिन हाथों से मैंने तुम्हारी जुल्फें संभाली थी वे हाथ अब कांप रहे हैं। और उसका संबोधन है सुंदर खाने भूलिया टीकर पार पड़े। सुंदर स्त्री को ही सुंदर बना दिया उन्होंने। सुंदर स्त्री हो सकती है लेकिन वहाँ उन्होंने स्त्री को पार बदल दिया, स्त्री को ही सुंदर कह रहे हैं। सुंदर उसी तरह से यहाँ प्रणय को प्यार कह रहे हैं। तो प्रणय की प्रेस, तो ये कविताओं में एक अमूर्तता है, इनमें एक दार्शनिकता है और और ये कविताओं का संग्रह नहीं है, ये कविताओं का संग्रह नहीं है, बल्कि ये किताब की तरह लिखा हुआ है। एक इसमें निरंतर बहती हुई एक कथानक, जैसा कि आत्मकथात्मक कहा गया। आत्मकथात्मक उपन्यास दुनिया में बहुत लिखे गए और महान उपन्यास गिने जाते हैं जो ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स जो लिखे हैं, जो जिन्होंने लोगों ने लिखे हैं। लेकिन आत्मकथात्मक कविताएं कम लिखी गई हैं, लेकिन इसमें एक आत्मकथा का रंग भी है और एक जैसा कि कहा कि औपन्यासिक काव्य औपन्यासिक या काव्य कथा की तरह अभी इसको पढ़ा जा सकता है। तो इसमें पठनीयता है, एक भाषा का एक अलग संस्कार है। जो समकालीन कविता का जो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि कवि यहाँ पर समकालीन कविता के किसी भी दबाव में नहीं, ये सुंदर जी समझ सकते हैं इस बात को, कि किसी भी विधा में लिखता है तो वो देखता है कि अभी कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या फैशन है। साहित्य में भी एक फैशन चलता है और एक किस तरह की कविताएं लिखी जा रही है, किस तरह का। अगर उस बाजार और जो छोटा मोटा जो भी साहित्य का बाजार है, हालांकि अब तो बन रहा है धीरे धीरे, तो उसके विरुद्ध जाके अगर कोई अपनी भाषा की खोज करता है तो इसका मतलब है कि कवि सच्ची राह कर रही है। वो कहाँ तक पहुँचेगा ये तो पूरी उम्र एक कवि के लिए अभी इतना कहना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बहुत कठिन है डगर पंग कि एक सही दिशा में एक कवि चल रहा है। अब आगे का रास्ता बड़ा लंबा करना चाहिए। तो ये एक इंटेंस कविताएं हैं, ये आत्मकथात्मक कविताएं हैं और एक नई भाषा की खोज है। और प्यार, मैंने कहा ना कि प्यार इतना आसान नहीं, इतना सरल है और इतना ही जटिल भी है। तो इसके दोनों इन दोनों ऊंचाइयों तक एक आदमी इस उम्र में उसको डूब के एक महाकाव्यात्मक उसकी तरह देखने की कोशिश कर रहा है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। उसमें कितना वो है, इसमें कई जैसे कनुप्रिया की याद आती है पढ़ते हुए भाषा की, धर्मवीर भारती की असर याद आते हैं। और जिस तरह से एक काव्य कृति की तरह लिखी गई थी उसी तरह से, और आना कोई बुरी बात नहीं है अगर हमारी अच्छी कृतियों की याद आती है किसी कविता को। और आजकल तो अंतरपाठीयता, जो इंटरटेक्चुअलिटी का जमाना है, कि एक कृति को पढ़ के आपको 10 अच्छी किताबें याद नहीं आए तो वो बड़ी किताब नहीं है, महान किताब। एक इंटरटेक्चुअलिटी, अंतरपाठीयता का मसला है, तो वो याद आनी चाहिए। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि ये कथात्मक काव्य है। और जिस तरह से समकालीन कविता अपने पाठकों के लिए जूझ रही है और वो एक आधुनिक होने के बाद, उत्तर आधुनिक होने के बाद विश्व के और कई तरह हिंदी कविता कई तरह से गुजर रही है। तो हिंदी कविता अभी कई तरह से लिखी जा रही है और कई तरह से काम कर रही है। तो लेकिन किस तरह से टूट करके इस तरह से काम अगर किया जाएगा तभी इसमें से आगे रास्ता निकलेगा। और जिद, एक कवि में जिद होना और अपनी बात को कहने का एक सलीका अर्जित करना, क्योंकि धीरे धीरे ये पहचान बनती है कि किस कवि की, आप निराला की कोई पंक्ति पढ़ेंगे, इतनी सघनता से लिखी हुई पंक्तियाँ हैं। अगर आप साहित्य के ठीक ठाक पाठक हैं तो बिना निराला का नाम पढ़े हुए भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये गुम्फन, ये सघनता, ये निराला की है, ये निराला का पेज है, ये सारी चीज़ें।